प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। इस बीच चुनाव को लेकर के कई सर्वे सामने आ रहे हैं, जिनमें योगी सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। बता दें कि एबीपी सी वोटर के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि योगी सरकार की कार्यशैली से 36% लोग खुश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के 58 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है, तो दूसरे फेज के कैंडिडेट के नाम भी सामने आने लगे हैं। पश्चिमी यूपी के कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है, जो पिछले 3 दशक से पश्चिमी यूपी के मजबूत चेहरे माने जाते थे। इस बार के चुनाव में ऐसे नेताओं को प्रमुख पार्टियों से टिकट के लिए भी लाले पड़ गए हैं। कई नेताओं का राजनीतिक पाला बदलने का दांव भी काम नहीं कर सका। वहीं बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। निषाद ने कहा कि वह सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान यह तय किया जाएगा कि वह 15 सीट कौन सी होगी, जिन पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। तो जिस तरीके से देखिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और ये चुनाव काफी ज्यादा यहाँ पर सामने आ रहा है। इसको लेकर के तमाम पार्टियां यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल। हर दल यहाँ पर सुपर एक्टिव मोड में है और अपने अपने उम्मीदवार भी उतारते यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब साफ तौर पर देखा जाए, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर कांग्रेस हो, सपा हो या फिर कोई और अन्य दल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने 6 विधानसभाओं पे अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और यहाँ पर अब सपा हो या फिर कांग्रेस, जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष बनकर सपा यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई ऐसे डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहे तौर पर निशाना साधते हुए भाजपा पर नजर आ रहे हैं। अब 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो जानी है और 10 मार्च को उसके नतीजे घोषित हो जाएंगे और इसी चुनाव को लेकर के कई सर्वे भी किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर सर्वे में कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सामने आ रही है। सर्वे में ये भी देखा जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब अगर चुनावों का वोटों का बंटवारा करते हुए भी कई सर्वे नजर आए और जिसमें सपा एक मजबूती से उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर 10 मार्च को ही फैसला होगा कि आखिर कौन उठता है और कौन गिरता है। क्या बीजेपी के तमाम वादे और तमाम रिपोर्ट कार्ड काम करती है या फिर सपा का जो कई दावा, फिर चाहे वो मुफ्त का नारा हो या फिर नारा है किसानों को लेकर के अन्न संकल्प काम करती है या फिर बीजेपी का नारा और उसी के साथ कांग्रेस जिस तरीके से लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे आ रही है। अब कौन क्या काम करता है ये देखने वाली बात होगी और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज यादव, सपा नेता, और साथ ही साथ संदीप दुबे, बीजेपी नेता, हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले बीजेपी से हमारे साथ हैं संदीप दुबे। संदीप जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले अभी अखिलेश यादव द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर अत्याचारी सरकार घोषित कर दिया गया आपको किसानों के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं बुराई तो नहीं करता, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी, तो यही लोग थे जो किसानों के साथ किसानों को बरगलाने का काम किया। सही तथ्य किसानों को समझाने की कोशिश नहीं करी। आजादी के बाद अब तक किसी की भी सरकार हो प्रदेश में या देश में, किसानों की आत्महत्याएं बंद नहीं हुई। लेकिन कोई भी ये चुनी हुई जो पूर्व की सरकारें हैं, उनकी नियत ये है कि किसानों को वोट बैंक बना के रखो, किसानों को गरीब रखो और उनसे राज करो। दूसरा इनका मुद्दा एक दलित का है। दलित कहते हैं कि दलित करते हैं कि दलितों के हित करें, दलितों के हित करें, दलितों को अपने से दूर भगाएंगे, दलितों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। आज इस देश में सबसे बड़ा दलित, कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग जाति और धर्म की बात नहीं करते, लेकिन ये हमारा भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री, देश में सबसे ज्यादा दलित मंत्री समुदाय के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कहने से तो होगा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप उनको बढ़ाना तो चाहते नहीं हो। जब राजनीति करनी है, चुनाव आ गया तो बड़ी बड़ी बातें करोगे। किसानों को
कितने किसानों को इन्होंने टिकट दिया, कितने किसानों को अपने साथ इन्होंने जोड़ा। किसानों की बात तो करेंगे, लेकिन किसान हित की बात करने से तो किसानों की समस्या खत्म नहीं हो जाती ना। उसकी समस्या खत्म करने के लिए किसानों के लिए सोचना पड़ेगा, किसान बन के जीना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भारत की किसान की जो दयनीय स्थिति है उसके कारण ये स्वयं यही लोग हैं जिन लोगों ने किसान हितैषी बातें कर करके किसानों का हक मार के अपने पास रखा हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ संदीप दुबे जी ने जिस तरह से बीजेपी नेता ने कहा कि अब किसानों के हक के लिए भले ही सपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके लिए लड़ना होगा। और कितने टिकट आपने दिए हैं? मनोज यादव जी आपसे पूछ रहे हैं वो। मजदूरों, दलितों, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और वो लोग जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वो महिलाएं जिन पे अत्याचार हो रहा है और कोई भी विधायक सांसद बीजेपी का बोल नहीं रहा है। हम वही तो राजनीतिक दल है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी किसानी ही करता है। हमारा काम क्या है? गाय भैंस पालना और किसानी करना। ये उनसे पूछो जिनके सारे मोदी छोड़ चले गए देश। ऐसे तो सर पूरा भारत ही किसान है, पूरा भारत ही किसान परिवार से है। नहीं, मोदी नहीं है किसान परिवार से। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें किसी तरीके की कोई इज्जत है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। जो मोदीज हैं वो किसान नहीं है और जो मठ में बैठे बाबा हैं वो भी किसान नहीं है। अगर वो किसान होते तो उनका दर्द पता होता। मैं ये बात पूछ रहा हूँ बीजेपी की सरकार से कि जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई उसका जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है, किसान है, या आपके द्वारा उन पे लादा गया वो 3 काले कानून थे? कौन है? या अडानी को मैं डायरेक्ट बोल दूं, अंबानी को बोल दूं, पूंजीपतियों को बोल दूं, किसी न किसी पे तो दोष साबित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? इस बात का जवाब सरकार ही बेहतर दे सकती, ना मैं दे सकता, ना आप दे सकती है इस बात का जवाब। लेकिन इस तरह की बातें करना, टिकट नहीं दे रहे तो सबसे ज्यादा अरबपति आपकी पार्टी में, सबसे ज्यादा दंगाई आपकी पार्टी में, सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के विधायक आपकी पार्टी में, सबसे ज्यादा तो आप ही हो। किसान आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा क्यों नहीं है? इस बात को भी तो चर्चा आपको करनी चाहिए। कौन करेगा, कौन बताएगा इस बात को? चलिए आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, एक बार उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरण क्या कहती है उस पर एक बार आप नजर डालें। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण 2017 से काफी कुछ बदले हुए हैं। देखिए, ओबीसी का मामला को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना पक्ष भी रख रहे थे इस समय, उसको काफी ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। देखिए, आपने 2017 में एक विस्तृत रेनबो तैयार किया था गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ के, और तमाम लोग जो उस समय शामिल हुए वो अभी इसमें बाहर निकल रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुद्दे को ध्यान दें, इन्होंने जब संसद का सत्र हो रहा था, पेगासस के मामले को लेकर पूरा सत्र संचालित नहीं हो पाया था और इन्होंने उस समय ओबीसी के लिए संविधान संशोधन एक पारित भी कराया। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एक तरह से जो जनगणना था उसके लिए वो तैयार होती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप आरक्षण देना चाहते हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट, उसमें राज्य सरकारों को शक्ति दी गई थी कि राज्य सरकार अपने ढंग से ओबीसी की लिस्ट बना सकती है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो फिर वहां पे आंकड़े मांगे जाते हैं। तो जब आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे फिर आपके पास आंकड़े कैसे होंगे? ये सवाल जो है कभी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ओबीसी वर्ग में है ये सवाल। और दूसरी चीज की जो उनको जरूर सरकार में वो शामिल है, लेकिन उनके क्या शक्तियां रही, किस रूप में रही, वो एक काफी ज्यादा जो है कि जो ओबीसी समाज है उसमें काफी ज्यादा जो एक नाराजगी थी, जिस कारण से जो उसके अलग अलग नेतृत्व करने वाले जो नेता है उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा था। तो इसलिए 2017 की सिचुएशन और 2022 के सिचुएशन में काफी बड़ा अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी एक 2017 की तुलना में एक विस्तृत रेनबो के साथ समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जिसमें तमाम ओबीसी के तमाम दूसरी जातियों के अतिरिक्त यादव भी है, मुस्लिम भी है, एक विस्तृत फलक के साथ वो खड़े हैं, जिसमें सवर्ण वर्ग भी कहीं कहीं खड़ा नजर आ रहा है। दूसरा चीज देखिए, किसानों के मामले को लेकर बात हो रही है। देखिए, खुद अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को जब बैठक हुई तो उसमें उन लोगों ने कहा कि सरकार ने किसानों को जो आश्वासन दिए थे केस वापस लेने से संबंधित या तमाम दूसरे जो आश्वासन दिए थे मुआवजे से संबंधित, उन आश्वासन पे अब तक केंद्र सरकार खड़े नहीं उतरी है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो ढिलाई है वो भी एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को वो भी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर जो संवेदनशील रवैया केंद्र सरकार का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अभी भी अजय मिश्र टेनी जो है कि मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, जबकि 5000 पेज का चार्जशीट जो है कि वो दाखिल हो चुका है, वो तो उनसे आखिर इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? कई सारे सवाल है जो उत्तर प्रदेश के चुनावी वातावरण को तैयार कर रहे हैं।
जी बिल्कुल राहुल जी, जैसा आपने जिक्र किया, एक एक पॉइंट आपने यहाँ पर बताया कि क्या क्या वो मुद्दे हैं। संदीप जी काफी मुस्कुराते आप नजर आए और साफ तौर पर देखिए उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लीजिए राहुल लाल जी ने आप पर एकदम निशाना साधा है, उसका जवाब दीजिए आप। बहुत अच्छा लगा। पहले मैं मनोज भाई को कहूंगा, मनोज भाई ने कहा किसान है, तो मैं आशा करता हूं मनोज भाई मित्र हैं मेरे, और साल भर नहीं जब से मैं देख रहा हूं तब से वो समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते आए हैं। उन्हें इस बार विधानसभा का टिकट मिले और इसके लिए मेरी उनको शुभकामनाएं। दूसरा, 2,53,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। राहुल लाल जी को तो पता होगा ये बात। 86 लाख किसानों को हमने 36,000 करोड़ रुपए माफ किए उत्तर प्रदेश में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये 3 कानून की जो बात हो रही है, और राहुल लाल जी बार बार जिस तरह से वो तथाकथित जो किसान लोग हैं वो राजनीति कब हो गए ये दिखने लगा। उन लोगों का समर्थन करके ये साफ साफ आप देखिए कि देश को एक अवसर मिला था कि किसानों की आय दुगुनी कर दी जाए, लेकिन जिद में ये सोच के सरकार ने किसान कृषि बिल वापस लिया कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, कंफ्लिक्ट ना बढ़े। इतना समय लग गया दिल जीतने का नाम है। सीमा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र दिल जीतने का नाम है, और जो लोग दिल जीतने में सफल होते हैं वही लोकतंत्र में राज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में सरकार पुनः बनेगी, और केंद्र और राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया, मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और उत्तर प्रदेश में हम पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि देखा कि दंगे होने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचने लगा, तब वो कानून वापस हो गया। 1 साल लग गया आपको ये समझने में, जब किसान बॉर्डर पर बैठे रहे सर्दी गर्मी में। नहीं, मेरी सवाल मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरा सवाल सुन ले पहले। पूरे दिन वो धूप में बैठते रहे, इतनी गर्मी हो बरसात हो सब में वो बैठे रहे, तब नहीं दिखा आपको। लाठी चार्ज हुआ उन पर और आंसू गैस छोड़े गए, इतनी प्रताड़ना हुई तब नहीं दिखा। उसके बाद लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई नहीं दिखी कुछ भी, और आप अंत में चुनाव से चंद महीने पहले कहते हैं कि आपको नजर आ गया कि किसान कितने परेशान हैं। सीमा जी, इस देश को जलाने की, इस देश के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती, इस देश को बहुत क्षति होती। इसको लेके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं से ये सोचा कि हाँ, ये बिल को हम वापस ले लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बिल खत्म हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी सोच किसानों की आय दुगुनी करने की नहीं है। इसका मतलब ये किसानों की आय, चलिए आपने किसानों की आय दोगुनी की बात की संदीप जी, मेरी बात जी पूरी करें अपनी बात। जवाब दे रहा हूँ, प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जो लोग आंदोलन कर रहे थे किसानों के नाम पे, वो लोग एक्सपोज हुए हैं, और वो सारे के सारे लोग कारक हैं। किसी के किसान के साथ अव्यवस्था हुई, कोई किसान साथी नाराज हुआ, या किसी के घर में दुख आया, वो आंदोलन कर रहे लोग उसके जिम्मेदार हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर वापस ही क्यों लिया? आज ये देश देख रहा है ना, ये देश देख रहा है, आज इस देश देख रहा है कि वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ है, किसी न किसी राजनीतिक स्वरूप के साथ है, और वो उनका एम किन प्राकीर्ण एक ही हित है कि किसी तरह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहित। चलिए आपके इस बात का जवाब राहुल जी से मैं लेना चाहूंगी। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? महत्वपूर्ण चीज, बार बार किसानों के आय को डबल करने की बात कर रहे हैं। मैं वही सवाल पूछने वाली थी राहुल। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए 2016-17 के बजट में इस मामले को लाया गया था उसी समय कि भाई किसानों की आय डबल होनी चाहिए। उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो है कि वो वित्त मंत्री होते थे, वो लेके आए थे 16-17 में कि 2022 तक में आय डबल करेंगे हम लोग। और उसके लिए उस समय एक तरह से नीति आयोग के तत्वावधान में अश्वत्थ दलवाई कमेटी का गठन प्रधानमंत्री जी ने करवाया था, और उसने कहा था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा। आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कभी 3 से 4% से ऊपर गया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून बन जाते तो फिर जादुई छड़ी के रूप में 2022 तक में किसानों की आय डबल हो जाती। पूरे साल डिबेट हुआ, और अगर ये कानून पवित्र था तो इस कानून को वापस लेना चाहिए। कुछ जो संदीप जी जो बयान दे रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है, उसमें भी विरोधाभास है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के किसानों के खंड को हम समझा नहीं पाए, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम किसानों के समूह को समझा नहीं पाए। तो ये कभी आप भी तो मान लीजिए, कम से कम उस स्तर के समूह को तो आप भी स्वीकार कीजिए। आप कह रहे कि नहीं, देश में कुछ उपद्रव हो जाता है, दंगे फसाद हो जाते हैं, ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा। उसको काम नहीं करने देंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह की नीतियां इस लोकतंत्र को काम करने। अच्छा, चलिए हमारे साथ सपा से भी मौजूद है मनोज यादव जी। मनोज जी से पूछिए, वो किसान है, उनको टिकट दे रहे हैं कि नहीं अखिलेश जी? चलिए मैं पूछ लेती हूँ सर। शुभकामनाएं।
मनोज जी, जिस हिसाब से आप इस बार सपा जो है वो किसानों के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है, आपकी भी सरकार थी, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी सत्ता में काबिज थे ही नहीं, आपकी भी सरकार थी, उस समय पर किसानों के साथ क्या कभी कुछ गलत नहीं हुआ आपकी सरकार में? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात को कोई भी राजनीतिक दल नहीं डिनाई कर सकता है कि किसी की सरकार में किसी सेगमेंट पे काम हुआ। पता है ना आपको मनोज जी? नहीं, अब मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर सवाल आप कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं इस बात को इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पे हो सकता है जितनी उम्मीदें जनता ने या किसानों ने रखी उतनी नहीं पूरी कर पाई, लेकिन अधिकतर सेगमेंट पे हमने किसानों की खुशहाली के लिए काम करने का पूरा प्रयास किया। 2016 में जैसा कि लाल साहब कह रहे हैं, एक मिनट, अरे प्लीज मुझे, मैं पहले अपनी बात कर लूंगा तभी आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपकी जानकारी के बता दूं कि मौजूदा दौर में, वैसे मैंने आवेदन ही नहीं किया तो टिकट कैसे मिल जाएगा मुझे? मैं किसी विधानसभा का प्रभारी हूँ, सुन लीजिए, मैं चुनाव, अरे भाई आप मुझे क्यों मुद्दे से भटका रहे हैं? मैं मुद्दे से नहीं चाहता। देखिए बीजेपी तो आपको भटकाएगी, एकाग्र होना आपका काम है, फोकस करना सपा का काम है। ये विषय नहीं है कि मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, विषय ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता पे खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा विषय, और इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 2016 में अगर सरकार ने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे, तो अब तक क्यों दुगनी करेंगे? कौन बताएगा आय क्यों नहीं दुगनी की गई? और सुनिए, आय न दुगनी होती कोई बात नहीं, आय न दुगनी होती कोई बात नहीं, डीजल महंगा 2 गुना कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, और तो किसानों की बिजली महंगी कर दी, आपने महंगाई कर दी, इसके बाद कर दिया, बिल तो माफ कर दिया किसानों को। कोई भर्ती नहीं निकाली, पुलिस की भर्ती से लेके आर्मी की भर्ती तक आपने रोक लगा दी, और उत्तर प्रदेश में रोजगार, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये महंगाई क्या किसानों की आय क्या दोगुनी करेंगे? उल्टा बात बोलते हैं, और विपक्ष का काम है एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आप संदीप जी मन को खुलाइए, जनता की जवाबदेही के समय विपक्ष से सवाल नहीं पूछा करते। ये तो वही बात हो गई जब आप विपक्ष से मित्र के साथ अच्छा हो। आप एमएलसी बन गए उनकी सरकार में, एमएलसी बना दिया आपको, राज्य मंत्री बना दिया आपको, पूछो ना जनता। अरे हमारा जो मैं राज्य मंत्री बना पार्टी में, चलिए एक एक करके बोले, आपकी बात सब तक पहुंचे, ये जरूरी है ना। करेगी कहाँ भाजपा में बैठे पड़े हो, लेकिन ये सेगमेंट और डिबेट इस बात की नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में खुशहाली नहीं ला पाए, ना लाते कोई बात नहीं, लेकिन सुख इतना दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपको इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। आप बताइए ना, 6,000 अगर आपने किसानों को दिए था तो उसके बदले में किसानों से कितना लिया, इसका कैलकुलेशन कौन करेगा? विपक्ष कह रहा है 6,000 साल भर में दिया, हर किसान से 60,000 ले लिया, तो बताओ ये आपको। देखिए चलिए संदीप जी, ये कोई पहली दफा या पहली मर्तबा नहीं है, सुनिए ना संदीप जी। रोड बना दिया, सभी गरीबों को मुफ्त राशन दिया, राम मंदिर का काम चल रहा है, देखिए रिपोर्ट कार्ड बाद में पेश करिएगा, पहले सवाल सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज योजना, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, भवानी बाग परियोजना, रतौली। संदीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सीमा जी, हाँ बोलिए। हाँ चलिए, सवाल आप सुन लीजिए संदीप जी। अभी मैंने जैसा बार बार जिक्र किया, अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना अब ब्रिटिश सरकार से कर दी, अंग्रेजों की सरकार में, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब बताया। उन्होंने बोला कि उन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया तो उन्होंने किसान आंदोलन करवा दिया। बताइए किस तरह से तुलना हो रही है? मुझे लगता है कि विपक्ष की हताशा, निराशा साफ साफ जाहिर होती है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति अब करवट ले रही है, उससे साफ साफ ये स्पष्ट है कि करवट तो 2017 में ले चुकी है ना। ये बात सही कही इन्होंने। मेरी बात सुनिए, विपक्ष की जो जुझलाहट है वो साफ साफ लोगों को नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और वहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। दूसरा, इतने अच्छे नेता देखो नहीं, विधानसभा लड़के दिखा देते हैं, विधानसभा लड़ लें,
पता चल जाएगा, जनता उनको बता देगी कि इस तरह बड़बोलेपन का क्या असर होता है। तो हमें लगता है कि हम लोग को बड़बोलेपन से बचना चाहिए और ये समय लोगों को, देखिए आपने संदीप जी लोगों की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, ये समय अपनी अपनी बात जनता के बीच जाके बताने का, और हम इसमें सफल हुए। आप सफल हुए हैं इसमें। चलिए सपा से जान लेते हैं, सपा को क्या लगता है, क्योंकि आपके विपक्षी दल है और काफी मजबूती से आपका सामना करते नजर आ रही है इस चुनाव में। क्या लगता है आपको, सपा आपको क्या लगता है मनोज जी? देखिए सीमा जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ है और संदीप दुबे जैसे प्रवक्ता नेता ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इसके लिए उनको बधाई, धन्यवाद। कम से कम आप बीजेपी में एकमात्र ऐसे प्रवक्ता है जो आप टीवी चैनल पे एक्सेप्ट के साथ बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज होने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे नेता को चैलेंज करते, आप अगर मुझे चैलेंज करते, ये उत्तर प्रदेश का मतलब है कि विपक्ष की जो घबराहट है, विपक्ष की जो घबराहट है वो साफ साफ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में। चलिए अब तो आपने अपनी बात कह दी संदीप जी, अब तो कह दिया, उनकी बारी है। में अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो ये बिल्कुल आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं मुद्दों से बिल्कुल नहीं भटकने वाला, जैसे मोदी जी नहीं भटके तो बेहतर होगा 2022 के लिए। मुद्दों से नहीं भटकेगी। आपका जंगल राज, ब्रिटिश राज से भी ज्यादा खतरनाक वाला, जनरल डायर ने आगे से गोलियां चलाई थी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को, अब बीजेपी के मंत्री और उसके बेटे ने पीछे से किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी। आपने वो तस्वीरें देखी है कि ब्रिटिश राज से भी खूंखार सरकार आज उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि ऐसी सरकार उनको नहीं चाहिए जो है तो डबल इंजन की, लेकिन कष्ट ट्रिपल इंजन का दे रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, महिलाओं पे जिस तरीके से बलात्कार के केस आ रहे हैं, जैसे उनका चीरहरण किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी नहीं था। और महिलाएं वही थी, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने उनके पे अत्याचार किया तो फूलन देवी जैसी महिला ने उस अपमान का बदला भी लेने के लिए। मनोज जी देखिए इन सारी बातों को कोई भूला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत सारे जिक्र किए और जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड, जिस तरह की बात आप करते नजर आए कि सपा की सरकार में ये चीजें हुई, बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ये चीजें हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है राहुल लाल जी, उनसे ही जान लेते हैं कि किसका रिपोर्ट कार्ड ज्यादा सक्रिय होगा, कौन अव्वल होगा, कौन पीछे रह जाएगा। देखिए ये समय मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए 2017 की स्थिति और 2022 की स्थिति, 2017 में उस समय रिपोर्ट कार्ड एक तरह से जो है कि वो तत्कालीन उसमें समाजवादी पार्टी सरकार को बतानी थी। अभी जो है कि रिपोर्ट कार्ड जो है कि वो तमाम जो सवाल पूछे जाएंगे, वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो तमाम सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। अगर बीजेपी के लोग ये पूछे कि भाई मैं समाजवादी पार्टी से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी अभी विपक्ष में, ये चीज समझना पड़ेगा। अगर चुनाव के पूरे गणित को देखें, समझे हम लोग यहाँ पे, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जन सरोकार, जो जनता के मुद्दे हैं, आप सामान्य जनता के बीच में जैसे जाते हैं, अभी आप चाहे खुदरा महंगाई दर हम लोग देखें, वो 5% से ऊपर पे है। थोक महंगाई दर एक तरह से 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है, 13.5% पे अभी भी वो बना हुआ है। तो एक तरह से महंगाई की स्थिति काफी खतरनाक स्तर पे है, इसको हर कोई स्वीकार करेगा। अभी खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि भाई हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप राशन दे रहे हैं इस स्थिति में, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा पहलू भी है कि आखिर 15 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज बताया जा रहा है कि गरीबी की स्थिति किस रूप में रही है। स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना के लेके जो है कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे साबित हुआ है। तो ये खुद केंद्र सरकार का जो नीति आयोग है वो बता रहा है। इसलिए ये सब मामले पे इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी, इसको किस रूप में पॉजिटिव वे में दिखाएगी, ये उनकी चुनौतियां हैं। विपक्ष एक तरह से काफी हद तक ये चुनाव जो है कि कहीं कहीं सीधे द्विपक्षीय चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में। अब इसको मान लेने में कोई गुरेज नहीं है इसमें कि चुनाव जो है कि वो कहीं कहीं जो बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो सीधे इन दोनों के बीच में चुनाव है यहाँ पे। और देखिए देश भर में जब कहीं भी चुनाव द्विपक्षीय रूप में होता है, आमने सामने का टक्कर होता है यहाँ पे, तो वैसे स्थिति में हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति आसान नहीं होता है। तो इसलिए बीजेपी को इस समय कहीं कहीं समाजवादी पार्टी 2017 वाले स्थिति में नहीं है, बल्कि 2022 में समाजवादी पार्टी एक नए रूप में काफी कठिन उनको चुनौती दे रही है। ये जमीनी सच्चाई। राहुल जी क्यों लग रहा है, मतलब आपने यहाँ पर बहुत बार जिक्र किया, क्यों आपको लग रहा है कि इस बार जो सपा है वो मजबूती के साथ सामने है? हालांकि इससे पहले भी गठबंधन महागठबंधन करके ये सारे विपक्षी दल आए थे बीजेपी के सामने, लेकिन इसी बार क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है?
देखिए, हम लोगों ने देखा है कि 2017 के चुनाव में भी एक तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आई थी। या फिर 2019 में भी बीजेपी के लोग तमाम कहते हैं कि उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब लोग आ गए थे। लेकिन जो स्थिति है 2022 की स्थिति, वो हम लोग 2014, 17 और 19 उससे अलग है, जो सवाल आप पूछ रही हैं। क्योंकि जो जनता के, जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो जनता काफी ज्यादा, जनता में आक्रोश है इस चीज को लेकर। देखिए, जब आप अयोध्या में भव्य दीपोत्सव करते हैं तो उसका बड़ा दुनिया में स्वागत होता है, लेकिन जब दीपक के दिए थोड़े बुझते भी नहीं है और उसके सरसों तेल जो है कि लोग अपने रसोई के लिए जमा करना शुरू कर देते हैं, तो वह तुरंत हम लोग का ध्यान आकर्षित करता है कि भाई रसोई गैस जैसा मामला कितना गंभीर स्थिति में। तो स्थिति यह है कि बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई, जो लोग अभी रोजगार में है उनका भी जो है कि वेतन भत्ता काफी घटा हुआ है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी काफी घटी हुई है। तो ये जो जनता है, ये इसके पीछे कारण है मूल रूप से जनता। चलिए, तो जिस तरीके से आपने बताया राहुल लाल जी कि किस तरीके से सब चीजों को आपने समीकरण करके बताया कि क्यों इस बार सपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संदीप जी इनकी बातों से? कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विपक्ष को बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास न नीति है न नेता है। विपक्ष क्या ये भूल सकता है कि हमने 5 साल में 34,80,000 लघु उद्योग स्थापित उत्तर प्रदेश पे किए? विपक्ष को ये पता नहीं है? विपक्ष को क्या ये पता नहीं है कि लगभग 4 करोड़ मजदूरों को हमने 500 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता सरकार दे रही है? विपक्ष को पता नहीं है कि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बना? विपक्ष को पता नहीं है कम से कम 1.5 लाख सरकारी स्कूलों का संशोधन हुआ, पुनः निर्माण हुआ, बेहतर ढंग से व्यवस्था हुई? विपक्ष को पता नहीं है कि 150 करोड़ से ऊपर परिवारों को हमने गैस कनेक्शन दिया, 1.5 करोड़ से ऊपर परिवारों को हमने गैस कनेक्शन दिया, कम से कम 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी? क्या विपक्ष को पता नहीं इस विषय पे? तो विपक्ष बात नहीं करेगा। कम से कम हमने 1.5 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया, 56,000 बुजुर्गों की हमने पेंशन को दुगुनी कर दी, किसानों का आधा बिल जो है हमने माफ किया। सबसे बड़ा काम हमने जो किया वो ये किया कि पहले हर जिले में एक कच्चा उद्योग था, आज हर जिले में एक उत्पाद, बिल्कुल सब कुछ जनता को पता है, जनता तक सब कुछ ले गए। हर डिस्ट्रिक्ट को हमने एक उत्पाद बनाया है और 1.25 लाख करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2017 में राहुल लाल जी कह रहे थे, 2017 में साहब जनाब बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश के अंदर 18% थी, जबकि अब घट के 2021 में 4.1% रह गई है। हर घर में पहले एक जिले में 24 घंटे बिजली आती थी, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 18 से 24 घंटे बिजली आ रही है। सुन लीजिए ना, 15 सुन लीजिए ना, आपको बरेली हवाई अड्डा अच्छा नहीं लग रहा, प्रयागराज का हवाई अड्डा अच्छा नहीं लग रहा, हिडन अड्डा अच्छा नहीं लग रहा, कानपुर का हवाई अड्डा अच्छा नहीं लग रहा। विरोध करने के नाम पे विरोध करिए। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, अच्छा नहीं लग रहा। बनारसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी अच्छा नहीं लग रहा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी अच्छा नहीं लग रहा। गोरखपुर में मेट्रो बन रही है वो भी अच्छा नहीं लग रहा। आगरा में मेट्रो बन रही है वो भी अच्छा नहीं। लखनऊ में मेट्रो, आपको योगी जी के चेहरे से नफरत है, मोदी जी के चेहरे से नफरत है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। प्रेम करिए, लोकतंत्र में दिल जीतने वाले को ही वोट मिलता है, गाली देने वाले को वोट नहीं मिलता। और विपक्ष बुराई करके और गाली देके सत्ता में आना चाहती है, आग लगा के सत्ता में आना चाहती है, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। मैं इसीलिए कह सकता हूँ संदीप जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश पुनः आम जनता चुन के ले आ रही। चलिए, आप अपने हर बात के बाद प्रमोशन करना नहीं छोड़ते हैं संदीप जी? नहीं, सब लोग कर रहे हैं ना, तो हमें भी करना पड़ेगा। चलिए। आप देखिए, हम तो सरकार है, हमने इतना काम किया, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। हम झूठे काम को तो नहीं गिना रहे हैं, जैसे हमारे मनोज भाई गिना रहे थे कि हमने पूरे किसानों का ये कर दिया, पूरे गरीबों का ये कर दिया, अल्पसंख्यकों का ये कर दिया। देखिए संदीप जी, अगर किसानों पे ही बात कर रहे हैं, दलितों की नाम की आय दुगुनी हुई, ये सवाल सपा द्वारा या हर विपक्षी दल द्वारा किसानों की आय दुगुनी हम अपनी मैनिफेस्टो में डाले थे। उसके लिए जिस तरह से विपक्ष ने नहीं होने देने का काम किया, विपक्ष ने रोड़ा अटकाया, आने वाले समय में इस रोड़े को भी हम हटाने का काम करेंगे, क्योंकि उस देश के अंदर विपक्ष पहली बार आम जनता के सामने एक्सपोज हुआ है, विपक्ष की पोल खुली है। इसीलिए पूरे अगर देश में आपको पता है जो विपक्ष कह रहा अगर वो सत्य होता तो आज विपक्ष के लोगों को चिल्ला के बुराई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जातिगत खेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विपक्ष को मैं कहूंगा सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग मिलकर बेहतर काम करें। मांग लेते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों चिल्ला करके बुराई कर रहे हैं आप इनकी? मेरा एक कॉर्ड लाइव है, मैं जाऊं?
जी आप जा सकते हैं संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी चलिए संदीप जी, जिस तरीके से अभी संदीप जी ने बताया मनोज जी कि ऐसे यहाँ पर क्यों आप लोग विपक्षियों के तौर पर उनके जा करके लोगों के बीच जा करके बुराइयां करते रहते हैं। देखिए, जब अवसर देती है कोई सरकार तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी अवसर मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की इस देश से कोरोना काल में कि आपको ताली और थाली और दिया जलाना है। सबने ताली थाली बजाई, दिया जलाया, हर तरीके से लगाया कि कोरोना खत्म हो गया। उसका जुलूस भी निकाला, राहुल गांधी को बेहतर याद होगा जब इलाहाबाद के बेरोजगारी वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे ताली थाली का एक जुलूस निकालते हैं, सरकार से अपील करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, वो ताली बजा के उस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। तो जानते हैं सीमा जी, उन बच्चों के खिलाफ FIR होती है, उनको उन पे अत्याचार शुरू करती है सरकार की। तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम सरकार को जगाने का काम ताली बजा के करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो सरकार जनता से अपने एजेंडे के अलावा जनता के मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, समय आने पे जनता उस सरकार को जवाब दे देती है। वो सरकार समाजवादी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी अन्य राजनीतिक दल की हो। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग लगातार बीजेपी से कर रही है कि आप ये बता दो कि आपका मैनिफेस्टो पूरा हो गया क्या, अगर नहीं पूरा हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ, कितना आपने काम किया है ये भी बता दो। जनता के बीच में सबसे ज्यादा अगर विश्वसनीय कोई बात है तो वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो ईमानदारी के साथ बात कहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हाँ, हम पे प्रोपोगंडा है, हम पे तमाम आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी के द्वारा हम पे झूठा प्रचार किया जाता है कि हम इस तरीके से सरकार चलाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का शायद एक मेरे ख्याल से ऐसा फीडबैक आता है जनता को जो हमको प्रचारित किया जाता है। आज का कोई न्यूज चैनल इस बात पे डिबेट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार किस लेवल पे, हत्याएं किस लेवल पे, महिलाओं पे बलात्कार और तमाम सारी जो कस्टोडियल डेथ है उन पे कोई चर्चा कर रहा है, मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस है उन पे कोई चर्चा कर रहा है। क्या ये डिबेट का हिस्सा बन रहे? उत्तर प्रदेश में अगर सरकार कहती है 28,000 लोग मरे हैं और वही उत्तर प्रदेश में जब वोटर लिस्ट आता है तो उसमें आता है 21,40,000 वोट काट दिए गए एक साल में। क्यों काट दिए गए? ये वोटर कहाँ चले गए? दुनिया छोड़ के चले गए तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया? और अगर ये उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए तो चुनाव आयोग ने डिटेल क्यों नहीं दी? कोई चीज नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कर रखा है सरकार ने। जो उत्तर प्रदेश में मौतों का आंकड़ा सरकार छिपा रही है उस सरकार को मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा मौका देने जा रही है। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो प्रोमिसेस हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली का बिल हो, चाहे महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, 5 साल मुफ्त राशन, वो भी इस तरह का जो ये कांच दे रहे हैं नमक में और जिस तरीके का गंदा खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में इस तरीके का काम करना बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पैसा मिलता हो वही सबसे अच्छी चीज है। मनोज जी, अगर ऐसा ही है, सपा इतना ही बढ़िया काम कर रही थी तो देखिए एक आम सा सवाल है, 2017 में आपको मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 साल में सत्ता बदल जाती है और ये बात सवाल पूछना मेरे ख्याल से सबसे सस्ता सवाल है। हाँ, लोकतंत्र है, अगर जनता नहीं चाहती तो पिछले 3 दशक से, सीमा जी इस बात को याद रखिएगा, इस सवाल पूछने से पहले याद रखिएगा, पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। जी देखिए, एक चीज यहाँ पर समझने वाली चीज होगी। देखिए, चाहे हम पूरे देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अहम रही है। ऐसे में लोगों द्वारा ये अगर सर्वे भी किया जाता है तो ये चीज सामने आती है, पहले ऑप्शंस नहीं था, कोई मजबूती से विपक्ष सामने खड़ा ही नहीं हो पाता था। इसी वजह से जनता के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो जो सरकार रिपीट होती थी उसी को रिपीट करते चाहते थे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो केंद्र में। साफ सीधा एग्जांपल, अब जब बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से आप लोगों को एक मजबूती से कंपटीशन मिला है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और 2017 में चीज साबित भी हुई है। समाजवादी पार्टी ने फोकस कर लिया है, अब हम काम उस पैटर्न पे करेंगे कि सरकार रिपीट हो और एक बड़ा कार्यकाल समाजवादी विचारधारा को मिले, जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और उन सारे सेगमेंट के लोगों का। चंद्रशेखर को क्यों नहीं अपने साथ गठबंधन में शामिल किया? नहीं, देखिए, जो कंडीशंस थी उस कंडीशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। हम उनको 2 सीटें दे रहे थे और हमारी लड़ाई सिर्फ पश्चिम तक नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की पार्टी या चंद्रशेखर के कैंडिडेट तक नहीं है,
हमें एक बड़े सेगमेंट पे काम करना है। हमें जो जाति जनगणना करनी है, जो आरोप लगाया जाता है भाजपा आरएसएस के द्वारा, जो नेक्सस फैलाया गया है कि सब ये लोग आरक्षण वाले लोग इस देश के लिए बेकार है, आरक्षण वाले लोगों की स्थिति नहीं है, इस वजह से देश पीछे जा रहा है, इन सारे सेगमेंट पे काम करना है। और राष्ट्रपति जी का विजन बिल्कुल क्लियर है, एक पहिया अम्बेडकरवादी सोच का और एक पहिया लोहियावादी सोच का है। ये समाजवादी साइकिल जो बन रही है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मजबूती के साथ हाथ रखते हुए ये आगे मजबूत है, तो हमें राहुल लाल जी ही बता पाएंगे। बिल्कुल आपने जी देखिए, आपने भी एक सवाल पूछा था कि आखिर 2017 में वो सरकार रिपीट क्यों नहीं की। बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल था आपका। देखिए, हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो 2017 की जो पूरी स्थिति है, एक तो सबसे पहले देखिए उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री को किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। वो पूरा चुनाव सीधे सीधे उस समय जो है कि वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ा गया था। और हम लोगों ने अभी तक देखा है पूरा का पूरा, चाहे वो 14 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो या 19 का, क्योंकि 19 का लोकसभा का चुनाव भी सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री के इलेक्शन से जुड़ा हुआ चीज था। हम लोगों ने ये भी चीज देखा है कि जब प्रधानमंत्री लड़ते हैं या लोकसभा चुनाव होता है, उसमें कहीं कहीं बीजेपी की सीटें काफी स्विंग कर जाती हैं। तो 17 का चुनाव सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री के नाम पे था। दूसरा चीज की जो उस समय हम लोगों ने देखा कि जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अमित शाह ने पूरा का पूरा पूरी एक रणनीति बनाई कि आखिर हम किस रूप में लड़े। उन्होंने जो केवल वो हिंदुत्व के मामले को लेकर नहीं थे, उसमें कहीं न कहीं उन्होंने अगर अपने ड्राइंग रूम में हिंदुत्व के मामले को रखा था, तो साथ ही साथ उन्होंने पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग भी रखा हुआ था। और जो उस समय एक छवि बनाई गई थी कि भाई अलग अलग जो अब तक ओबीसी के जो छोटी जातियां हैं या दूसरे अन्य लोग हैं जिनको सीधे सीधे प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, हम उसको भी प्रतिनिधित्व देंगे, उनको भी वो चीजें रहेंगी। तो वो एस्पिरेशंस काफी अलग अलग घटक जिस तरह से मुड़े, तो वो उसका परिणाम रहा कि 2017 में बीजेपी को मौका मिला। लेकिन जब हम लोग 2022 की बात करते हैं, तो 2022 में फिर अब होता है कि मूल्यांकन करने की अवधि की 2017 से 2022 में उस समय जो आकांक्षाएं थी उसका मूल्यांकन जब हम लोग करते हैं, तो उसमें कई सारे जगह पे जिसको सामान्य रूप में हम लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यह है कि वो इस समय डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रही है। केंद्र सरकार की भी अब समयावधि जो है कि वो लगभग 8वें साल के तरफ केंद्र सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में 5 साल का सरकार पूरा हुआ है। जो अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, क्या उनके एस्पिरेशन पूरे हुए? क्योंकि अभी भी मैं कहूंगा कि नेताओं में भगदड़ की स्थिति बाद में बची है, लेकिन जमीन पे कहीं कहीं अगर वो नेता अगर वहां से नहीं निकलते, तो जमीन पे उस समुदाय के द्वारा उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा था, वो अपनी प्रासंगिकता खो देते। तो ये कुछ स्थितियां हैं कि 2017 में काफी स्ट्रांग ढंग से बीजेपी बिल्कुल ही, आप अगर वोट शेयर के दृष्टि से भी देखिए, जब से ये चर्चा शुरू हुई है तब से आपको देख के लग रहा है काफी गुस्साए बैठे हैं आप बीजेपी से। नहीं, मैं गुस्सा नहीं, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ, जो यथार्थ स्थिति वो रख रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का तरीका, विपक्षी पार्टियों को भी सावधान, मतलब उनको भी आंख सजग होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए वो अगर आत्मविश्वास में आएंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 बिल्कुल इलेक्शन के मुद्रा में होती है। ये एक बिल्कुल चीज है, उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट को काफी हद तक बदला है उन्होंने। तो ऐसे स्थितियों में उनको विपक्ष के लिए भी एक चीज होगा कि वो उनको उन्हीं की रणनीति के साथ, चूंकि जो बिल्कुल जन सरोकार के मुद्दे हैं उन्हीं को साथ लगातार जो है कि इलेक्शन में मुख्य पॉइंट तक वो बने हुए रहे। अगर इनसे थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा अपने पक्ष में प्रयोग करने का प्रयास करेगी। चलिए, तो आपने जिस तरीके से पूरा समीकरण रखा, तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष को सचेत करते नजर आए हैं राहुल जी, कि साफ तौर पर विपक्ष, जैसे आप सपा से बैठे हुए हैं मनोज यादव जी, आपको सचेत करते वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको चुनाव लड़ना है इस बार? नहीं, समाजवादी पार्टी ने सबकी बातों को सुना है, समझा है और उस पे काम करने का प्रयत्न राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। वो चाहे प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, जिस तरीके से ST वर्ग के लिए एक वो गलत मैसेज समाजवादी पार्टी में चला गया, एक नाराजगी थी उस पे, चाहे जाति गणना की बात हो, जाति गणना करा के लोगों के हक की बात को और मजबूती से रखना हो। मनोज जी, आप लोगों ने किसानों का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया है, रोजगार देने की बात कही है, लेकिन रोजगार से पहले शिक्षा भी तो मायने रखता है ना। स्कूलों की कोई बात नहीं करते आए हैं, शिक्षा को लेकर के क्या कुछ नहीं, शिक्षा को लेकर के आप क्या कुछ बदलाव लाएंगे? देखिए, एक चीज यहाँ पर यह भी है कि आम आदमी पार्टी जिस चीज को लेकर के उतरी है वो दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल में शिक्षा को बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी रखते नजर आई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में आम आदमी पार्टी आपको बराबर की टक्कर दे सकती है? उनका मुफ्त का आपने मॉडल उठाया है, मुफ्त बिजली। देखिए, आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी के
जो लोक कल्याणकारी कामों की फहरिस्त है वो पिछले 3-4 दशकों से उत्तर प्रदेश में कायम है। मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई, ये लोहिया जी का नारा था जिसको समाजवादी पार्टी ने पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है। बिजली के सेगमेंट पे जो बात की, उत्तर प्रदेश की हकीकत से अगर एक बेहतर डिबेट की जाए सीमा जी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और खासकर 12 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के इतिहास में बिजली को दुरुस्तीकरण हुआ। जो पहले 4 लाइनों की लाइन होती थी, उस लाइन को समाजवादी पार्टी ने बदल के 1 लाइन का किया। इससे बड़ा, चाहे वो लाइन लॉस का मामला रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से पावर बढ़ाने की बात की हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने की बात की हो, उन सब पे समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पे काम किया है। और ये सारी बातें जब तक नहीं बनती, जब तक की बहस नहीं इन पे होती है, तो लाइट को हम निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, लोगों के रोजगार छीने, तो कहीं न कहीं जनता को आपको राहत देनी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कम से कम जनता को बिजली वाली बात, मुफ्त बिजली को लेकर के योगी सरकार द्वारा तंज भी कसा गया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने बिजली नहीं दी वो मुफ्त बिजली की बात कह रहे हैं। उनसे तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मठ में मुफ्त में काहे चंदा ले लेते हैं? चंदा ना लिया करें ना, कम से कम प्रसाद तो दिया करें लोगों को। चंदा भी ले लेते हैं, खिचड़ी भी ले लेते हैं, मठ चला के पता नहीं क्या क्या मुफ्त करते हैं, ये तो मुझे भी मालूम है बेहतर तरीके से। इसलिए मैं इन सारी बातों पर फिर भी नहीं कहना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी बेहतर जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि कैमरे की तरफ वो आरती उतार सकते हैं, घंटी बजा के वो ऐसे ऐसे हिला सकते हैं आरती, वो बेहतर कर सकते हैं, वो करे। मठ वापसी हो गई उनका, उनको बधाई। बीजेपी ने उनको गोरखपुर वापस भेज दिया लड़ने के लिए, उसके लिए भी बधाई। भगवान राम के लिए स्पेशल इस देश में एक व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी है, वही लड़ेंगे, वही देखेंगे, वही उसका मुद्दा उठाएंगे। ये सारी बातें जनता समझ गई है कि कौन भगवान को बेच रहा है। हम उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हर उस सेगमेंट पे काम करेंगे। जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा, और मैं अनुरोध करूंगा आपसे भी, राहुल लाल जी से भी, और बीजेपी के साथी जो दुबे जी चले गए, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लेना, कलमवार पढ़ लेना, और नहीं, और उसका आकलन कर लेना कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने कितना उस पे काम पूरा कर दिया, और इसके बाद पूरा 4.5 साल हम उस पर पूरा फोकस करेंगे। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो इनका संकल्प पत्र हो सकता है, लेकिन हमने जो लिख दिया वो कर गुजरते हैं। यही समाजवादियों की सबसे बड़ी पहचान है। हमारे काम को डिनाई किया गया, हमारे काम को पीछे ढकेला गया, बदनामियां की गई। देश के प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात की, होली दिवाली की बात की, ईद और होली की बात की, दिवाली तो लगता है ना मनोज जी? निश्चित तौर पे हम उसके लिए तैयार हैं। हमें गुंडा कहा जाता है क्या? कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किसी एसपी ने किसी व्यापारी की हत्या करके फरार हो गया? क्या है ऐसा कोई केस जो समाजवादी पार्टी के 5 साल या जितने भी समाजवादी टर्नओवर है हमारी सरकार के, क्या कभी ऐसा आपने सुना कि एसपी ही हत्यारा हो जाए और भाग जाए, पता नहीं कहाँ चला गया? जी, मैंने इससे पहले एक सवाल आपसे शिक्षा पे पूछा था। शिक्षा को लेकर के सपा सरकार, जो सपा पार्टी है, वो सत्ता में अगर आती है तो शिक्षा में क्या कुछ बदलाव करेगी? शिक्षा को लेकर के वो कौन सी नई नीतियां हैं जो आपके द्वारा लागू किए जाएंगे? देखिए, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जितने इंटर कॉलेज खोले गए, जितने डिग्री कॉलेज खोले गए, इनका अगर आप एक विश्लेषण करेंगे, मैं अभी अपनी बात पूरा कर लूं, उन बातों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, इस पे आप विवेचना कराएंगे, तो ये पाएंगे कि समाजवादियों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सबसे ज्यादा खोले गए, और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज भी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में खोले गए। और जब संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा खोले गए। चीज नहीं समझ आती मुझे कि आप लोग सिर्फ बिल्डिंग खड़े कर देने को क्यों शिक्षा का नाम दे देते हैं? शिक्षा का मतलब क्या होता है? मैं सीमा जी, मैं आपके उस सवाल पे आ रहा हूँ, मुझे कम से कम बोलने दीजिए। आप टोक देंगी तो मैं उस लय में जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ 2022 से 2027 के बीच में सबसे बेहतर काम जो होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है, और उसका मैनिफेस्टो में आपको एक एक बात आ जाएगी। अभी बोलूंगा तो हो सकता है बीजेपी चोरी कर ले चीजों को। बहुत सारे सेगमेंट नए आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक लैंडस्लाइड तरीके से चेंज होगा शिक्षा के उसमें, और जो टाटपट्टी वाली पढ़ाई थी, जो जमीन पे बैठ के पढ़ाई थी, उसको हमने चेंज किया था। कुर्सियों में, ड्रेस अप में,
फैग में, वो सारी चीजें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई थी। अब हम उस शिक्षा के पूरे सिस्टम को बदलेंगे, जिससे लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके। हाँ जी आऊंगी आपके पास राहुल जी, आपको पूरा समय आपको पूरा समय दिया जाएगा राहुल लाल जी। फाइनल क्वेश्चन ही मैं पूछने जा रही थी, तो पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, शिक्षा के मामले पे लेके जो आपका सवाल था बड़ा गंभीर सवाल था, क्योंकि इस समय क्योंकि देखिए आपने कहा भी कि जो केवल बिल्डिंग्स है वही शिक्षा के मंदिर नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। पहली चीज, दूसरी चीज की तमाम जो उच्च शिक्षा के भी जो पूरे केंद्र हैं वहां पे भी जो है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं। तो जो उस पूरे सेक्टर में देखिए आप शिक्षा के लिए लोगों को दूर दराज दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की स्थिति, जबकि पहले एक समय में स्थिति ये रहती थी कि शिक्षा के लिए लोग दूर दराज से उत्तर प्रदेश पहुंचते थे। उत्तर प्रदेश के कई सारे जगह जो है वो शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बने हुए थे। तो ये काफी गंभीर सवाल था आपका इसका, कि उन्होंने काफी मनोज जी ने जो जवाब दिया वो तो चूंकि उन्होंने कम से कम जो शिक्षकों की भर्तियां जो स्वीकृत पद है उन सब भर्तियों को त्वरित तौर पे जरूर किया जाना चाहिए। ये बड़ा ही आवश्यक चीज रहेगा, अन्यथा फिर वो बिल्डिंग्स खाली ही रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर रखा साफ तौर पर। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जिस तरीके से संग्राम शुरू हो चुका है, और फिर चाहे वो किसान का मुद्दा हो या समाज से जुड़ा कोई भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा हो, हर मुद्दे को यहाँ पर एक तरफ सपा उठाती नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उठाती नजर आ रही है। यहाँ दावे सपा द्वारा किए जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बीजेपी द्वारा पेश की जा रही है। अब जनता किसको आगे करती है, किसको पीछे करती है, 10 मार्च को ये फैसला हो जाए।